नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे आज कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है और एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 40,000 के पहुंच चुका है। जबरदस्त तेजी और इनफैक्ट 40,000 के स्तर को पार कर लिया है कॉटन ने। 820 रुपए की बड़ी तेजी इस वक्त कॉटन में दिख रही है। 2% से ज्यादा का उछाल कॉटन की कीमतों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। इस साल दाम 11% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और इस साल अब तक और पिछले 3 महीने में 22% की तेजी कॉटन की कीमतों में आ चुकी है। हमारे साथ बातचीत के लिए संजय जैन है, चेयरमैन हैं नेशनल टेक्सटाइल कमेटी आईसीसी की, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि 40,000 के भी ऊपर चला गया सर भाव कॉटन का, अब रुकेगा या बढ़ेगा? 40 नहीं, 80,000 के ऊपर। अच्छा, आप एमसीएक्स का बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, एमसीएक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, हम लोग कैंडी की बात करते हैं। बट ये भाव तो देखिए, अभी जो लास्ट तेजी आई है ये इंटरनेशनल के कारण आई है। हाँ, क्योंकि बहुत ही छोटे समय में, शॉर्ट पीरियड में, ऑलमोस्ट 3-4 अपने होली मना रहे थे, इतने में कम से कम करीब 10-1% दाम बढ़ गए। तो इंडियन रुई ऐसे भी दुनिया में अब महंगी रुइयों में हो गई है। अच्छा, क्वालिटी देखते हुए। और ये अब जो और 10% पूरा वैल्यू एडेड चेन बुखला गया है। और अगर इंटरनेशनल नहीं रुकेगा तो अब ये इंडियन कॉटन इंटरनेशनल के हिसाब से ही चलेगी। तो इंटरनेशनल जो नीचे में 115-16 सेंट हो गया था न्यूयॉर्क फ्यूचर आई, आज के दिन करीब अभी अब हम बात करते करते मेरे ख्याल से 130 सेंट के करीब हो गए। अच्छा, तो इसके कारण बीच में वो थोड़ा कम हुआ था 125 से 117-18। तो इंडियन रुई थोड़ी सी कम हुई थी। अच्छा, तो लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वी हैव टू ट्रैक इंटरनेशनल ट्रेंड। नहीं, अब ट्रैक तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हमारी पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो आप इस तेजी को लेकर संतुष्ट नहीं थे। आप कह रहे थे कि ये तेजी जायज नहीं है। तो अभी आप अपने पुराने रुख पर कायम हैं या आपका रुख बदल गया है? मैं पूरी तरह से कायम हूँ। इसमें स्पेकुलेटिव फोर्सेस घुसे हुए हैं और मैं अभी भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब बड़े ट्रेडर्स को बोलिए अपनी स्टॉक डिस्क्लोज करें, ताकि लोगों को पता चले कि रुई सही में इतनी कम है। और इम्पोर्ट ड्यूटी जो सरकार क्यों नहीं हटा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ना तो किसानों का सब माल बिक चुका है, एक्सेप्टिंग बड़े वाले जो स्टॉक करते हैं। तो अब ना तो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने की बात है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं हटा के सिर्फ ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट ही कमा सकते हैं। अच्छा, एक बात जरा आप बताएं, आप कह रहे हैं कि इसमें सट्टेबाजी हो रही है, इसका आधार क्या है? क्या हमारे यहाँ कॉटन का स्टॉक पर्याप्त है, उसके बाद भी दाम बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ डेफिनेटली चर्चा पहले भी आपके इस मंच पर भी हुई, क्रॉप डेफिनेटली पिछले साल से कम है। अब कितना कम है, कल सीएबी की मीटिंग है, तो मेरे ख्याल से उस मीटिंग का से जो आंकड़े आते हैं अपने को एज ए इंडस्ट्री एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कोई साइंटिफिक तरीका है नहीं मेजरमेंट का। अच्छा, देश में आजकल। लेकिन सट्टेबाजी सिर्फ यहाँ नहीं, इंटरनेशनल जो हो रही है, अब कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि 3-4 दिन में ऐसा क्या हो गया है कि 10% कॉटन के दाम बढ़ गए। और ये सिर्फ कॉटन की बात नहीं है, सब कॉमोडिटीज में, मेटल्स में, सब में ही ऐसा ही हो रहा है। हाईली ह्यूजली वॉलेटाइल हो गया है। और ये जो एक्चुअल यूजर इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत घातक है। उसको समझ में नहीं आता है वो कब खरीदे, कब बेचे, क्या करे, और सारा चेन नुकसान कर रहा है। ये सट्टेबाजी सिर्फ इंडियन मार्केट में हो रही है या ग्लोबल मार्केट में भी हो रही है? नहीं, ये तो सर ग्लोबल है सर। अच्छा, ग्लोबल है। हाँ। अच्छा, तो सर एक बात आप और बताएं कि आपके हिसाब से फिर ऐसे में कॉटन का क्या फ्यूचर है? अभी और दाम बढ़ेंगे क्या लगता है आपको? मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई
ये तो इंटरनेशनल मार्केट और ट्रेडर्स के हाथ में है, बट इतना कह सकता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म तेजी है। दीज प्राइस लेवल्स मुझे लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऑलरेडी कॉटन का यूसेज कम हो रहा है, लोग पूरी इंडस्ट्री पॉलिस्टर और ब्लेंड्स में शिफ्ट हो रही है। ये तो हम देख रहे हैं ये ट्रेंड इस साल में। नहीं, हमारे तो कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि पॉलिस्टर की डिमांड भी अब कॉटन में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वहां पर क्रूड महंगा होने से वहां पे महंगाई बढ़ रही है, मतलब पॉलिस्टर नहीं, नहीं 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 बिल्कुल गलत है। पॉलिस्टर अभी भी कॉटन से काफी सस्ता है। अगर मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 30 नंबर का अगर आप सूता लेंगे 100% कॉटन, अच्छा, तो आज का उसका दाम 360 to 370 रुपीज एक्समिल है। अच्छा, जबकि अगर आप 30 पीसी मतलब कॉटन पॉलिस्टर ब्लेंड 50-50 अगर लेते हैं तो उसका दाम करीब 290 रुपया एक्समिल। अच्छा अच्छा अच्छा। संजय जी, आप तो गारमेंट बिजनेस में भी हैं सर, तो क्या मतलब कॉटन जिस तरह से दाम कॉटन के बढ़ रहे हैं, क्या अगर मैं ऐसे में पूछूं आपसे, कॉटन के कपड़े क्या महंगे हो रहे हैं या होने शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं? महंगे हो रहे हैं और लास्ट 1.25 साल की कहानी है। ऑलरेडी काफी महंगे हो गए और महंगे होते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंडस्ट्री का है कि कंज्यूमर इतना दाम बढ़ा के देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री को पॉलिस्टर और बाकी ओपन एंड पॉलिस्टर, रिसाइकल यार्न की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि कैसे न कैसे तेजी को कम से कम कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो कंज्यूमर मानसिक तौर से इतना बड़ा इन्फ्लेशन को लेने के लिए तैयार नहीं है और काफी सेल स्लो है डोमेस्टिक मार्केट में लास्ट 3 महीने से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से कॉटन के दाम बढ़े हैं, डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ओवरऑल डिमांड की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, एक्सपोर्ट की डिमांड भी, डोमेस्टिक डिमांड भी, उसके ऊपर इसमें दाम बढ़ने का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जैसे मैंने बताया, ओवरऑल डिमांड वीक होता जा रहा है और छोटे या मीडियम प्रोड्यूसर ने तो प्रोडक्शन करीब 50% कर लिया है या पॉलिस्टर बेस्ड सिंथेटिक विस्कोस और पॉलिस्टर में शिफ्ट हो गए हैं। एंड ये एक ट्रेंड चलता रहेगा और एक बार जो डिमांड और जो यूसेज कॉटन से चली जाएगी, जो हमने 2011-12 में भी देखा था, वो वापस नहीं आती है। अच्छा। कॉटन गिरने से भी लोग फिर एक नए चीज के लिए यूज टू हो जाते हैं। और ऐसे भी कॉटन का पीक डिमांड का टाइम जा चुका है, वो अक्टूबर से जनवरी फरवरी में रहता है समर प्रोडक्शन के लिए। विंटर प्रोडक्शन में ऐसे भी पॉलिस्टर बेस ज्यादा चलता है और कॉटन का बेस कम। डिमांड अगर कम होगी सर तो फिर दाम तो कम होने चाहिए, गिरने चाहिए। होंगे सर, धीरे धीरे होंगे। ये तो देखिए, जब एक बार वो तूफान आता है तो तूफान से निकलना तो पड़ेगा ही अपने को, और तूफान में थोड़ी क्षति भी होगी सबको। लेकिन ये तूफान तो बड़ा लंबा चल गया सर। चल गया सर, क्या कर सकते हैं, पैसा है बाजार में और पैसे का जोर। और सिर्फ ये तो कॉटन के लिए भी, सब कॉमोडिटीज का हाल है। ठीक बात। अब आप क्रूड ऑयल देखे, कहाँ से का $130 आके वापस $100 आ जाता है। हाँ, राइट। अब 4 दिन में अगर 30% की मंदी पर तो कैसे एंड यूजर नहीं काम कर सकते। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक बात। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कॉटन के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि आगे का फ्यूचर कॉटन का आखिर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीरेन जी भी हमारे साथ हैं और बीरेन जी भी कॉटन को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। बीरेन जी, ट्रेडर के लिए बचा है कुछ इस मार्केट में इस तेजी में अभी एंट्री के लिए? ब्रेकआउट आया है बाय साइड का आइस कॉटन में न्यूयॉर्क में 127 क्रॉस हुआ। अब 130, 132, 135, 138 तक जाना चाहिए। इंडिया में करीबन 42, 543 तक जाना चाहिए। यहाँ से और भी 2000 रुपये की गुंजाइश है। जो लेटेस्ट फिगर आया और टेक्सास में ड्रॉट का आया है। और वैसे भी इन्वेंट्री टाइट थी और ये ड्रॉट की जो स्टोरी आई है कि अभी मिडवेस्ट में, टेक्सास में सीवियर ड्रॉट शायद हो सकता है और व्हीट के फेवर में कॉटन का एवरेज कम हो सकता है, इसने ये ट्रिगर किया है। एग्जैक्टली। मैं इनफैक्ट ये सवाल पूछने ही वाला था आपसे कि जो वजह अभी संजय जी ने बताई है कि मतलब दाम क्यों बढ़े हैं कॉटन के, तो उन्होंने जो बताया ये वजह बहुत दिनों से मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई, ये सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था। लेकिन आपने बता दिया कि टेक्सास में ड्राउट की जो खबर आई है उसने मार्केट को एक और बड़ा सपोर्ट दे दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े और इंडियन मार्केट में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी तेज़ी यहाँ पर आई है। करीब करीब 2% ऊपर कॉटन में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो आप बीरेन जी कह रहे हैं कि ये तेज़ी और बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया संजय जी बताने के लिए कॉटन के बारे में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं
निकल की। निकल में आप देखिए 12% की गिरावट एमसीएक्स पर आई है। एलएमई पर 15% तक दाम गिर गए हैं और सर्किट लगा है एलएमई पर लोअर सर्किट। एमसीएक्स पर देखिए 12% की गिरावट, 2200 के नीचे आ गया है निकल का भाव। ये वही निकल है जो कुछ ही दिन पहले 5000 के भी ऊपर चला गया था। तो अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है निकल में। अनुज जी बताइए क्या हो रहा है निकल में, ये थम क्यों नहीं रहा है ये भूचाल? मित्र जी गुड इवनिंग। देखिए एलएमई पे जब हमने देखा था ट्रेडिंग बैन हो गई थी और उसमें जो ट्रेडर फंसे थे, अब उसके बाद एलएमई खुली है तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सेलर है वो यहाँ पर पोजीशन को कवर करने में लगे हुए हैं और जो पोजीशंस हैं यहाँ पर सेलिंग साइड बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोबारा से रशिया यूक्रेन का जो इशू बना है वो यहाँ पे अगेन रोल प्ले कर रहा है। उसकी वजह से जो डिमांड है वो निकल की जो एक एक अपसाइड मोमेंटम में चली गई थी, वहां से दोबारा अब एक एक्चुअल अपने लेवल पर आती हुई दिख रही हैं। क्योंकि वो जो हमने एक अपसाइड मोमेंटम देखा था वो शॉर्ट सेलिंग की वजह से था, जहां पर शॉर्ट सेलिंग कवर करने के चक्कर में मार्केट में सर्किट्स लगे थे। बट एक्चुअल जो प्राइस था वो इसका अब आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी जो गिरावट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर बाकी बेस मेटल के निकल करीबन 250% बढ़ गया था, तो वो जो प्रीमियम था वो यहाँ पर अब एक कवर होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी ये गिरावट और आ सकती है और भाव एक्सपेक्टेड है कि 2000 के नीचे भी फिसल सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी निकल के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है किशन लाल का। पूछिए किशन लाल जी। मेरा सवाल गुआर पे से भी ये कह रहे थे तेजी आएगी, बड़ी तेजी गुआर पर आप जानना चाहते हैं। वीरेंद्र जी क्या लगता है सर, गुआर का मार्केट ठीक से चल ही नहीं पा रहा, मतलब चलना शुरू होता है कि फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, दाम गिर जाते हैं, तो क्या हो रहा है गुआर में और क्या होगा आगे? गुआर में दूसरी चीजों की तुलना में बेहद कम वोलेटिलिटी है, वो एक आश्वस्त करने वाली बात है। जो निकल में हमने देखा 30,000 का 1 लाख का 30,000, क्रूड में भी देखा 10,000 का 7,000 का वापस 8,500। तो कंपेयर टू इसमें काफी कम है। इस लेवल में ये बार बार ये बोल रहा हूँ ये शो में कि ये 6200 6500 62 65 के रेंज में घुमा है। तो आज वो 62 के बैंड के नीचे है, तो एक करंट भाव लेने लायक है, जहां आपका स्टॉप लॉस 6030 आसपास होना चाहिए और आपकी 4-5 दिन की होल्डिंग है तो आप 6330 64 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। इसमें वीकली जो इन आउट या आप शटल सर्विस तरह की पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए पॉइंट बी इन आउट कर सकते हो। ऐसा जॉबिंग के लिए काफी बढ़िया मार्केट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशुतोष है। पूछिए आशुतोष। सर सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? सिल्वर में? यस सर। ओके, बताइए अनुज जी। चांदी में ताजा भाव पर अभी करीब 235 रुपए ऊपर है चांदी, 68,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, क्या करना चाहिए चांदी में? मिथुन जी देखिए चांदी और गोल्ड में अगर देखें तो मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से कंटिन्यूसली टाइट ट्रेंड में फंसा हुआ है। हालांकि लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है कि 68,000 के आसपास 67,800 68,000 के आसपास में करंट रेट से 100 से 150 रुपये मार्केट अगर टूटता है तो आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 67,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 68,800 से लेकर 69,000 70,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें। भाव अगर 200 रुपए टूटते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कॉलर यामा जी हैं बुल्ढाना से। पूछिए यामा जी। हाँ सर, मेरा सवाल अनुज जी से चने के बारे में बताइए। हम किसान है, चने के बारे में? मेरे पास करीब 100 कुंटल। हाँ अच्छा, बताइए अनुज जी, चने पर क्या लग रहा है अभी आपको फिजिकल मार्केट में? देखिए फिजिकल मार्केट में चने में तेजी देखने को मिली है और इस बार अगर देखें तो जो पैदावार है वो भी थोड़ी सी कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में तो नहीं है, मगर फिजिकल मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 4 से 5% भाव और बढ़ सकते हैं। तो चने के हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में भाव बढ़े हैं, आवक थोड़ी सी कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी चने के भावों में आपको कुछ और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी अराइवल जो है वो ठीक तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, अराइवल स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, मगर फिर भी अभी हमें लग रहा है कि भावों में जो ट्रेंड पकड़ा है तेजी का वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आशीष हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए आशीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। बोल रहा हूँ फिजिकल मार्केट में सोया तेल का क्या पोजीशन रहेगा? जैसे सर रशिया यूक्रेन का जैसे वार जैसे अप एंड डाउन हो रहा है सर, तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए सर? दाम तो बहुत बढ़े उस वजह से
बीरेन जी बताइए, आप कुछ बना है, कुछ तस्वीर कुछ साफ हो रही है क्या सोया तेल को लेकर? सोया तेल में अर्जेंटीना ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 33% बढ़ा दी है। इसकी इफेक्ट आनी चाहिए। और इंडोनेशिया ने पाम तेल पे लास्ट वीक में स्टीप इंक्रीज किया है एक्सपोर्ट ड्यूटी पे, उसकी भी इफेक्ट थोड़ी आनी चाहिए। बट ये डिलेड इफेक्ट होता है, 3-4 दिन के बाद देखने को मिलेगा ये। ठीक है। कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। हैप्पी होली। आपको भी। धन्यवाद सर। जी जी पूछें। सर, ये यूक्रेन का रशिया का युद्ध चल रहा है और परमाणु युद्ध होने की संभावना है, विश्व युद्ध, तो क्रूड पे और कॉपर पे क्या असर होगा इसका? देखिए, पहले तो आप ये मनाइए कि परमाणु युद्ध ना हो। क्रूड कॉपर तो देख लेंगे हम लोग। मनाते तो यही है हाँ। सर कि शांति रहे, ये भी नहीं होना चाहिए शांति यूक्रेन वाला भी। बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। और कमोडिटी तो ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे देख लेंगे, थोड़ा गिरावट भी झेल लेंगे, थोड़ी तेजी भी देख लेंगे, लेकिन युद्ध ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। और ये मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लगातार उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा भी है। तो बताइए बीरेन जी, क्या होगा अभी क्रूड का? क्रूड में अभी भी वापस बल है, और मैं भी कि हम वापस इसको 9,000-9,200 तक देखेंगे, और कॉम ब्रेंट के हिसाब से 118-119 देखेंगे। ओके, ठीक है। प्रमोद कुमार इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए प्रमोद जी। नमस्ते वीरेन जी। सर, अपने ये जो आज एक नया काउंटर लॉन्च हुआ है कैस्टर ऑयल एनसीडीएक्स का। अच्छा। और उसके बारे में और थोड़ा मसालों के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करिए प्लीज। ठीक है, तो वीरेन जी पहले आप मसालों के बारे में बताएं, फिर कैस्टर ऑयल का जो फ्यूचर आज लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताएं सर। कैस्टर ऑयल की पेरिटी देखते हुए इसकी फेयर वैल्यू कहीं 1445 से 1475 के बीच कहीं स्टेबल होना चाहिए। रोटरडाम का प्राइस आज 2270 है, ये देखते हुए। और मसालों की बात करें तो काफी रेंज बाउंड मार्केट है, और अभी भी थोड़ा करेक्शन बाकी है ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, क्योंकि कैस्टर ऑयल की हम बात कर रहे हैं, और कैस्टर ऑयल का फ्यूचर आज ही लॉन्च हुआ है, और 10 रुपए गिर के ये बंद हुआ है 1461 के स्तर पे। तो आइए, कैस्टर ऑयल फ्यूचर लॉन्च के मौके पर आज हमने बात की है एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते से। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा सर कि ये जो कैस्टर ऑयल का वायदा आपने लॉन्च किया है, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या फीडबैक आपको मार्केट से मिला है जिसको देखते हुए कैस्टर ऑयल का फ्यूचर आपने लॉन्च किया है? देखिए, एनसीडीएक्स का जो कैस्टर कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो काफी सालों से चल रहा है, बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ये तो वैश्विक मानदंड बना हुआ है। जब बीज हमारा जब वैश्विक मानदंड बना हुआ है, और इंडिया मतलब भारत हमारा जो देश है कैस्टर के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, तो हमने सोचा कि कैस्टर ऑयल को भी हम इसी श्रेणी में लाकर खड़ा करें। तो हमने सेबी से अप्रूवल लिया कैस्टर ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इससे हमें 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो हमारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनको तो फायदा होगा ही, पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फायदा होगा। ये सोच के हमने कैस्टर ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट यूज किया। अब कैस्टर ऑयल के अगर बात करें पिछले 2 सालों में अगर कॉन्ट्रैक्ट कैस्टर ऑयल का हमारा एक्सपोर्ट देखें, करीब 1 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया। 5,54,000 टन था 2019 में, पिछले साल था 6,50,000 टन। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं CAGR 5% हर साल इस पे एक्सपेक्टेड। तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रोसेसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दोनों को फायदा होगा कैस्टर के एक्सपोर्ट से। और इसके हम अगर फ्यूचर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और प्राइस डिस्कवरी, दोनों इसमें आ जाएगी। तो हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरी जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को इसमें फायदा होगा। तो तो हमारी कैस्टर की जो मार्केट है ये बढ़ जाएगी, कैस्टर सीड और कैस्टर ऑयल दोनों इसमें आ जाएंगे। अच्छा, तो आप करें कि जितने भी वैल्यू पार्टिसिपेंट्स हैं सबको फायदा होगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो ट्रेडर हो। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, चूंकि आपने खुद कहा कि हम जो है कैस्टर का सबसे बड़ा उत्पादक हैं, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं, तो जब हम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हैं सर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं, तो फिर कैस्टर ऑयल का सेटलमेंट कैश में क्यों? डिलीवरी क्यों नहीं इसकी? देखिए, मार्केट की कुछ जैसे कहते हैं ना रिस्क होती है। मार्केट को सेटल करने में कुछ टाइम लगता है कि कोई भी नया प्रोड्यूस अगर आप लाओगे तो हमें भी उसका
जैसे कहते हैं कि रिस्क असेसमेंट अपना भी करना पड़ता है, मार्केट के लिए भी करना पड़ता है। तो हमने ये किया है, 2 या 3 चीजें की हैं इस प्रोडक्ट के लिए। हमने मंथली एक्सपायरी इसकी जो 20 तारीख को रखी है, आज हम लॉन्च कर रहे हैं, 1 महीने के बाद उसका लॉन्च होगा। ट्रेडिंग यूनिट हमने रखी है 2 मीट्रिक टन की, और कांडला इसका बेसिक सेंटर है एक्स टाइम, और इस वक्त हम इसे नगद निपटान पे कर रहे हैं, और देखेंगे फ्यूचर में अगर इसको चेंज करना पड़ेगा तो सेबी से परमिशन लेके जरूर चेंज करेंगे। आपने हिंट दे दिया कि आगे हो सकता है कि डिलीवरी बेस्ड भी हो जाए, अभी शुरुआत में आपने कैश में रखा है, राइट सर? जी, और हमारी तरफ से ये कोशिश है कि कैश में भी मतलब नगद निपटान से करें। इसको प्रमोट करने के लिए हमारा जो एनसीसीएल है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, जो फीस चार्ज करता है इस वक्त, रिस्क मैनेजमेंट फीस, अगले 3 महीने तक हम उसे भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको भी फायदा हो सके।